नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी, लेकिन तब से और अब में समय बहुत बदल गया है। अब बात सिर्फ 2.5 फ्रंट की नहीं, मल्टीपल फ्रंट्स की है। सबसे पहले भारत के खिलाफ फ्रंट खोला गया चाइना के द्वारा, डोकलाम और गालवान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम किया गया, जिसका जवाब भारत ने ऑप सिंदूर के रूप में दिया। उसके बाद यह प्रयास किया गया कि बांग्लादेश को भारत का यूक्रेन बनाया जाए, और रोज ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है और चिकन स्नेक है उसको डिस्टेबलाइज किया जा सके। उसके बाद प्रयास होता है कि नेपाल के अंदर भारत और चीन के बीच में एक सैटेलाइट स्टेट स्थापित किया जाए। श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब इसमें कामयाब होते नहीं दिखाई दिए तो अमेरिका की तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ टैरिफ वॉर को छेड़ दिया जाता है। ये वो सारे फ्रंट हैं जो एक्सटर्नल फ्रंट्स हैं, जिनको भारत अपेक्षाकृत बेहतर रूप से मैनेज करता आ रहा है। लेकिन अब प्रयास है कि भारत के अंदर जो 0.5 फ्रंट है उसको एक्टिवेट किया जाए। वो फ्रंट जो हम और आपके बीच में रहता है, हमारे और आप जैसा लगता है, आम बोलचाल में रहता है, आम कामों में जुड़ा रहता है, लेकिन जब मौका आता है तो एक्टिवेट होकर भारत के खिलाफ काम करने में सबसे आगे खड़ा होता है। बात होगी कि किस तरीके से पिछले 48 घंटे के अंदर अंदर आरएनएडब्ल्यू और आईबी ने मिलकर भारत में 2 बड़े मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, जिनके पास से हजारों किलो एक्सप्लोसिव मिला। किस तरीके से रशिया के अंदर आईएसआई का एक बड़ा नेटवर्क, उसको बस्ट किया गया। और बात होगी कि ये सब कुछ किन खास आदमियों के लिए रचा जा रहा था, कौन है जो भारत आने वाले हैं, जिनके लिए ये तैयारियां थी, और भारत किस तरीके से इन चीजों को प्रीएम्प्ट कर चुका, और अब इन सब को छुपाने के लिए या कहीं इन सब से डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए दिल्ली में कौन सी बड़ी घटना घटित हुई, उन सब के बारे में बात हुई। दरअसल 8 नवंबर को अहमदाबाद के अंदर जो एक टोल प्लाजा है उसके ऊपर डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद को जो पुलिस है वो गिरफ्तार करती है। पेशे से भाई साहब एमबीबीएस है, चाइना से पढ़ के आए हैं, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भैया अनपढ़ थे, बहका दिया होगा। डॉक्टर साहब हैं, प्रैक्टिस करते थे, और 35 साल के थे, हैदराबाद के रहने वाले। कर क्या रहे थे? राइसिन नाम का एक बायोकेमिकल वेपन बना रहे थे। राइसिन, आप ये कह सकते हैं कि जो आप साइनाइड खाते हैं ना, साइनाइड होता है, उससे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपके अंदर वो इंजेक्ट कर दिया जाए, राइसिन अगर आपके अंदर चला जाए तो फर्टिलिटी रेट यानी मरने की संभावना 100% है। अगर आप उसे सूंघ लेते हैं एक निश्चित मात्रा में तो लगभग 90% चांसेस है कि आप मर जाएंगे। तो उस तरह का एक जहर वो बनाना चाह रहे थे। और बनता किससे? कैस्टर ऑयल से बनता है। जब आप कैस्टर ऑयल का एक बीज आता है, जिसे हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं, जब आप उस बीज से तेल निकाल लेते हैं तो जो बच जाता है, जैसे सरसों की खली बच जाती है, ऐसे ही कैस्टर ऑयल का जो दाना है उसमें से तेल निकल गया, उसके पीछे जो बच गया, एक्सट्रैक्ट बच गया, उसमें से राइसिन निकालने का प्रयास किया जा रहा था। और यह प्रयास था कि उस राइसिन को इस्तेमाल कर जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर मिलाया जाए, जो मंदिरों में प्रसाद है उसके अंदर मिलाया जाए, ताकि जो लाखों हजारों भक्त हैं या जो लोग हैं उस पानी को कंज्यूम करेंगे, उनके लिए ये एक तरीके से जहर तैयार किया जा रहा था। इसके साथ आजाद सुलेमान शेख 20 साल का व्यक्ति है, शामली का रहने वाला है, टेलरिंग का काम करता है, वो पकड़ा गया। उसका काम था लॉजिस्टिक्स और रेकी करना। रेकी क्या करना कि ये जब तैयार हो गया सारा आपका सामान जो आपको इस्तेमाल करना है, तो कहां करना है, कौन से मंदिर में आप ले जा सकते हैं, कौन सी वाटर सप्लाई में आप ले जा सकते हैं, ये प्रयास था इनका। उसके बाद एक पकड़ा गया मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान, एक ही व्यक्ति है, एक ही साथ नाम में 2 बार मोहम्मद है, लखीमपुर का रहने वाला है। उसका काम था जो डिजिटल कम्युनिकेशंस है और वेपन है, रिकवरी है, उसका ध्यान रखना। यानी एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया था। एक एक्सपर्ट है, एमबीबीएस है, उसे पता है कि किस तरीके से कौन सा केमिकल एक्सट्रैक्ट करना है, उसका वो काम था। एक का काम था भैया तुम रेकी करके आओ और सामान लाना ले जाना, पूरा लॉजिस्टिक्स तुम देखो। दूसरे का काम था कम्युनिकेशन करना, यानी एक पूरी टीम तैयार की हुई थी। और इनका एक हैंडलर था अबू खदीजा, और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आईएसकेपी का है।
और आईएसकेपी पाकिस्तान की आईएसआई चलाती है, आप ये मानकर चलिए ये पूरा का पूरा प्लॉट उनकी तरफ से है। क्योंकि ऑप सिंदूर में तो बढ़िया कुटाई पिटाई हो गई, नूर खान से लेकर और 11-12 बेस जो थे सब कुछ उन्हें पता है। अब कन्वेंशनल तौर पर चाहे अमेरिका का सपोर्ट हो, चाइना का सपोर्ट हो, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर कहा भैया हम ईस्ट से करेंगे, तो बांग्लादेश के आसपास किस तरीके से भारत ने तैयारी कर ली है, S-400 से लेकर, रफाल से लेकर, मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर, और भारत जो कुछ भी कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, पुरानी वीडियोस आप जाकर देखिए, ऑपरेशन प्रचंड और सब कुछ वहां पर चल रहा है। तो उन्हें लगा कि अब 0.5 को एक्टिवेट करना है, और इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा, उसके अलावा 30 कार्ट्रिज, 4 लीटर कैस्टर ऑयल, ये सब कुछ मिला है। तो किस व्यापक स्तर पर तैयारी है, और देखिए ये सब कब हो रहा है, ये सब तब करने का प्रयास है जब अभी कुछ दिन पहले डोवाल साहब ने कहा था कि भारत के अंदर कोई अब अटैक नहीं हुआ है मेनलैंड के ऊपर। तो इनका ये प्रयास था कि भैया मेनलैंड जो भारत है, कश्मीर को छोड़ दीजिए, वहां कंटेन किया हुआ है, वहां की डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि आप बहुत हद तक उसे कंटेन मतलब रोक भी नहीं सकते, कम से कम ये स्थिति फिलहाल की है। लेकिन जो मेनलैंड भारत है कश्मीर के अलावा, वहां उन चीजों को रोक रहे थे, लेकिन वहां पर भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो उसके माध्यम से या कन्वेंशनल जो टेररिज्म होता है उसके माध्यम से ये प्रयास है कि वहां पर कुछ किया जाए। अब वो डेस्परेशन है मुनीर के हाथ में, वो चाहता है कि एस्केलेशन लेडर बढ़े। उसके अलावा एक दूसरा मॉड्यूल है, वो भी बस किया गया, वो भी इतना ही खतरनाक था। 9 नवंबर को जेएनके पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारती है, वहां से उन्हें एक जेईएम जैशे मोहम्मद का मॉड्यूल का पता लगता है, उसकी पकड़ होती है। वहां से एक AK-47, एक पिस्टल, 20 डेटोनेटर, 3 मैगजीन, वॉकी टॉकी और 3000 किलो एक्सप्लोजिव मिलता है। और ये बहुत जगह RDX की खबर है, लेकिन वो अमोनियम नाइट्रेट है, लगभग 2900 कुछ किलो के आसपास है। और आप ये मानकर चलिए 3 किलो अमोनियम नाइट्रेट यानी 1 किलो RDX, यानी इतना हथियार मिला है वहां पर, इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला है जो लगभग 1000 किलो RDX के बराबर है। और जो पहलगाम हुआ था ना, जहां पे हमारे 40 से ऊपर जवान शहीद हुए थे, वहां पे मात्र 30 किलो या 40-50 किलो के आसपास RDX इस्तेमाल हुआ था, सिर्फ इतना। और ये उससे लगभग 20 गुना ज्यादा है। तो आप सोचिए, अगर बायोलॉजिकल वॉरफेयर और इस तरह की जो एक तरीके से टेररिस्ट एक्ट है, इसे साइमल्टेनियसली अगर अनलीश कर दिया जाए, एक साथ अगर ये पूरे के पूरे भारत में या दिल्ली NCR में या उत्तर भारत में जहां पर भी ये चाहे अगर ये करते हैं, तो आप समझिए किस स्तर पर इन लोगों की प्लानिंग थी। और ये पता कैसे चलता है, ये पता ऐसे चलता है कि 9 नवंबर को डॉक्टर आदिल अहमद रदन करके एक व्यक्ति है जो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था, ये भी अनपढ़ नहीं है। तो ये नहीं कह सकते भाई बेरोजगार था, अनपढ़ था, आसानी से बहका लिया, पढ़े लिखे लोग हैं। ये एक जो टेरर मॉड्यूल है उसका एक मतलब कह सकते हैं पोस्टर वगैरह वायरल कर रहा था कश्मीर के अंदर। तो वहां पुलिस की नजर इसके ऊपर पड़ती है, जब इसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है तो इस सहारनपुर भाग जाता है और वहां से इसे गिरफ्तार होता है। फिर जब इसकी थोड़ी बहुत सेवा पानी होती है, जब इसे ठीक ठाक मरोड़ा जाता है, तो ये फिर एक और व्यक्ति का नाम लेता है जिसका नाम है डॉक्टर मुजाहिल शकील, फरीदाबाद में ही। फिर ये उसके पास पहुंचाता है और उसके घर से, उसके पोजेशन से ये सारी चीजें निकल के आती हैं। और इसके अलावा 7 लोग और पकड़े गए, जिसमें एक महिला भी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पुरुष डोमिनेटेड सेगमेंट है, महिला भी पकड़ी गई है। तो किस तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, किस तरीके से कन्वेंशनल जो टेररिज्म है उसको फैलाने का प्रयास हो, ये सारी कुछ चीजें एक साथ करने का प्रयास था। और ध्यान दीजिएगा, जब ये चीजें एकदम से टेरर मॉड्यूल पकड़े जाते हैं, ये सब कुछ पकड़ा जाता है, दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। अभी देखिए कंफर्मेशन नहीं है अभी तो, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया जाएगा ये एक टेरर एक्ट है, तो मैं भी नहीं कहता। लेकिन हाँ, अगर ये टेरर एक्ट है, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के शरीर में, घायलों के शरीर में से शार्पनेल्स निकल रही हैं, पैलेट्स निकल रही हैं छोटी छोटी, सीएनजी के ब्लास्ट में पैलेट्स नहीं निकलती। और जो रेड फोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक पे, वहां पर जिस मैग्नीट्यूड का ये ब्लास्ट है, कम से कम सीएनजी का नहीं दिखाई देता। क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि अभी टेरर एक्ट नहीं है। अगर ये टेरर एक्ट है, मान लीजिए कंफर्मेशन आती है और ये टेरर एक्ट है,
तो ये मानकर चलिए जो ये सब कुछ पकड़ा गया है इसको छुपाने का प्रयास है। कैसे? क्योंकि अब सारी एजेंसियां इन 2 मॉड्यूल के माध्यम से धीरे धीरे जिस तरीके से प्याज की परतें खोलती चली जाती है ना, वो करती। भैया इनके जो लैपटॉप्स मिलते, मोबाइल मिलते, वो तो एक तरीके से गोल्ड माइन थी। वहां से नई परतें खुलती, पता लगता कि कौन अधिकारी शामिल है, कौन नेता शामिल है, कौन सा हैंडलर शामिल है, बहुत चीजें पता लगती उसमें से। अब एक डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अब नजर दिल्ली के ब्लास्ट पर होगी, तो ऐसा नहीं है भारत में एजेंसियों की कमी है, ये सब तो चलेगा ही, लेकिन प्रयास यह है कि वहां पर ध्यान डाइवर्ट किया जाए ताकि उस प्रीशियस टाइम के दौरान जो लोग इससे जुड़े हैं शायद उन्हें भागने का मौका मिल जाए, अंडरग्राउंड होने का मौका मिल जाए, या जो सबूत हैं उन्हें छुपाने का मौका मिल जाए। ये निश्चित तौर पर यह प्रयास किया गया होगा और उसी डेस्परेशन में वो मैसेज देने के लिए जगह चुनी गई रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक, जो एक तरीके से दिल्ली का दिल है, और दिन चुना गया जिस दिन प्रधानमंत्री अगले दिन भूटान जाने वाले हैं और अगले दिन बिहार का चुनाव है। तो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं साहब, ये एक साथ। क्या फरीदाबाद में कुछ पकड़ते हैं, अहमदाबाद में कुछ इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का पकड़ते हैं, उसके बाद अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, और वो कब होता है? चुनाव से ठीक पहले दिन होता है। और कब होता है? जब अजीत डोभाल ये कहते हैं कि भारत के मेनलैंड पे कुछ नहीं हुआ है। आप उसी दौरान वो समय चुनते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा था? देखिए, पिछले अगर आप 10 दिन की चीजें को, एक टाइमलाइन को एक पकड़कर बैठे तो आपको बहुत बड़ी पिक्चर इसमें क्लियर होगी। अभी 2 दिन पहले आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जीपीएस स्पूफिंग होती है और प्लेन्स एक तरीके से डिसोरिएंट हो जाते हैं। आप पिछला मेरा एपिसोड देख सकते हैं, मैंने उसमें समझाया कि आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या हो रहा था। यानी आप भारत का जो नर्व सेंटर है, भारत की जो राजधानी है, उसका जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, आप उससे एक तरीके से पंगु बनाने का प्रयास कर रहे थे, या वहां कुछ चल रहा था। उसके बाद 3000 किलो एक्सप्लोजिव मिलता है, उसके बाद राइसीन वाला काम होता है, और अभी 29 तारीख को ही मैंने एक एपिसोड किया कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर स्पाइरिंग भी भारत में पकड़ा जाता है। और ये सारी चीजें साइमल्टेनियस हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। और कब हो रही हैं? टाइमलाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने पुतिन भारत आने वाले हैं, नेतन्याहू भारत आने वाले हैं, जनवरी में ब्रिक्स की बैठक भारत में होने वाली है। तो ये प्रयास है भारत के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसा केओस क्रिएट करना, या ऐसी पिक्चर प्रोजेक्ट करना कि ये लोग भारत ना आ पाए, भारत आने में अनसेफ फील करें। पुतिन को ये लगे यार इतना एक्सप्लोसिव है, वहां की एजेंसीज कहने लगे दिल्ली सुरक्षित नहीं है, आप जहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं, उनका जो घर है वो सुरक्षित नहीं है, और वो यात्रा कैंसिल की जा सके, ये दिखाया जा सके कि भारत और रशिया के बीच में संबंध बेहतर नहीं है, ये दिखाया जा सके कि पुतिन के लिए भारत सुरक्षित नहीं है। नेतन्याहू भारत आने वाले हैं, तो क्या ट्रंप चाहेगा कभी कि नेतन्याहू भारत आए, या पाकिस्तान और मुनीर कभी चाहेगा कि नेतन्याहू भारत आए और भारत और इजराइल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ आगे बढ़े? कभी नहीं चाहेंगे। ब्रिक्स, जिसे ट्रंप ये कह रहा है कि हमारी डॉलर की हेजेमनी के खिलाफ है ये ब्रिक्स, तो कभी वो चाहेंगे कि ब्रिक्स का एक सफल आयोजन भारत में हो, खासकर G20 के बाद जो उसने देख लिया, और G20 में ट्रंप जा नहीं रहा है साउथ अफ्रीका में, तो वो सोच रहे हैं कि भारत अगर बेहतर आयोजन कर पाएगा और कहीं कामयाबी कुछ मिलती है तो वापस से और जो स्ट्रेचर है भारत का, भारत के नेतृत्व का, वो और बड़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए हो रहे हैं, लेकिन कोइंसिडेंसेस बहुत हैं। उस दौरान ये सब कुछ हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। और इस सब के दौरान ये तो भारत में सब हो रहा है, रशिया में आईएसआई का स्पाई नेटवर्क पकड़ा जाता है। किस तरीके से आईएसआई के ऑपरेटिव्स पकड़े जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, और क्या कर रहे थे? जो वहां की हेलीकॉप्टर के डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, S-400 का नाम लिया जा रहा है, और जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, 2 हेलीकॉप्टर के ऐसे बड़े डिजाइन हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का प्रयास था कि भैया हेलीकॉप्टर बनता है तो उसके नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं, हीटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, उनकी जो लॉन्ग रेंज फ्यूल की जो कैपेसिटी है उसको कैसे काम करते हैं, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि ये चीजें सामने आई हैं कि इनके डॉक्यूमेंट थे, एसेंशियली वो चाहते थे निकालना।
और इसलिए भी महत्वपूर्ण है पाकिस्तान की आईएसआई का स्पाइरिंग रशिया में पकड़ा जाना, क्योंकि रशियन हार्डवेयर बहुत हद तक भारत यूज करता है, उस पैटर्न पर भारत यूज करता है। लगभग भारत के 50-60% हथियार लगभग रशियन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, तो बहुत कुछ वो जान पा सकते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। और आईएसआई रशिया के अंदर इंडिपेंडेंटली काम कर रही होगी, मैं इसे नहीं मानता। निश्चित तौर पर पीछे से कोई आईएसआई को फंड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अंदर अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। वो कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों चारों चीज एक साथ भारत या भारत के सहयोगी देश और आसपास हो रही हैं, और इसी दौरान दिल्ली में एक बड़ी घटना घटित हो जाती है और बहुत सारे लोग जो भारत आ रहे हैं, उस दौरान ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था, नवंबर दिसंबर भारत के अंदर बहुत हैपनिंग होने वाला है, तैयार रहिएगा। और वो हो रहा है। ऑल्टरनेट मीडिया पे एक शो किया था, मैंने तब भी कहा था कि पुतिन आएंगे, उससे पहले बहुत कुछ करने का प्रयास होगा, और कम से कम जो हो रहा है वो कोइंसिडेंसेस उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, और डबल डिजिट में दिल्ली के अंदर कैजुअलिटी हुई है। भारत याद रखेगा, जवाब जरूर मिलेगा। अब बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि भैया भारत में ये सब चीजें आ कैसे गई, तो मैं यही कहूंगा, कपड़ों से पहचान लीजिए कहां से चीजें आ रही हैं। भारत कितने पोरस बॉर्डर हैं, सामान आना मुश्किल नहीं है। आप 1-1 किलो आधा-आधा किलो करके भी लाएंगे ना, तो भी बहुत लोग हैं, भारत में इतना सब कुछ लाया जा सकता है। और जब फेंसिंग की बात होती है, जब उन बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बात होती है, तो कौन कौन नेता उसका विरोध करते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही लोग जिम्मेदार हैं कि जो दिल्ली के अंदर ये 3000 किलो सामान आ जाता है। और अमोनियम नाइट्रेट बहुत मुश्किल नहीं है प्रोक्योर करना, क्योंकि ये खेती में भी इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। और जितने ये हथियार आए हैं जो मैंने आपको बताया, बेरेटा, ग्लॉक और ये सब, ये वाया ड्रोन, कोई हनुमानगढ़ से आया है, कोई कहीं से आया है, पाकिस्तान बॉर्डर से आते हैं। आप 1000 चीज रोक सकते हैं, लेकिन 10 चीज भारत में आ ही जाएंगी, और उन्हीं का इस्तेमाल कर कर भारत में ही करने का प्रयास है। क्या इसके ऊपर एजेंसियां क्या करती है दिल्ली में, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उसमें ऑलरेडी एनआईए और एनएसजी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ब्रीफ कर दिया गया है। जिस तरीके से वहां पे तेजी दिख रही है, निश्चित तौर पर कम से कम प्राइमा फेसी तो वो नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं लगते हैं। खैर जो भी इसमें निकल के आएगा, जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन ध्यान रहिए, सजग रहिए, आने वाले कुछ महीने थोड़े से भारत के लिए थोड़े से ऑन द टो रहने वाले हैं, सजग रहने का जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।